हमने जाना कि पढ़ाने का ढंग, चुनी गई गतिविधियां और रणनीतियां टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ सीखने सिखाने में सबसे पहले जरूरी है डिजिटल साक्षरता। ऑनलाइन कक्षा में बच्चों की सक्रिय भागीदारी के लिए कई गतिविधियां कराई जा सकती हैं, जैसे खुद की प्रतिक्रिया चुनना, दिखाओ और बताओ, फ्लिप क्लासरूम, चर्चा आदि। किसी भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जरूरी है कि बच्चे एक दूसरे से जुड़ पाएं, चिंतन कर पाएं, छानबीन कर पाएं और अपने विचार साझा कर अपनी सोच को आगे बढ़ा सकें। आकलन ऑनलाइन शिक्षण का एक अहम हिस्सा है। ऐसे समय में जब बच्चे काफी समय घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रहे हैं या ब्लेंडेड तरीके से सीखना सिखाना बरकरार है, परीक्षाएं लेना मुमकिन तो है, लेकिन ये कितना सही है, ये चिंतन करना जरूरी होगा। आपके अनुसार ऐसी परिस्थिति में आकलन क्यों होना चाहिए? सही विकल्प चुनकर सबमिट दबाएं। आकलन हमेशा से होता रहा है। सीखने के सबूत इकट्ठे करने के लिए, टेक्नोलॉजी का सीखने पर प्रभाव जांचने के लिए, पढ़ाने के तरीकों में क्या बेहतर हो समझने के लिए, सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की प्रगति देखने के लिए। पहला विकल्प छोड़कर बाकी सब विकल्प सही हैं। आकलन सिर्फ इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हमेशा से होता रहा है। बाकी विकल्प बताते हैं कि आकलन क्यों जरूरी है। साथ ही आकलन हमें बच्चों की जरूरत के हिसाब से आगे की योजना बनाने में भी मददगार हो सकता है। इसके अलावा मौजूदा परिस्थिति में जरूरी है कि आकलन बच्चों को ऐसे कौशलों के लिए तैयार करें जो उन्हें आगे की अवधारणाएं सीखने, सीखी गई बातों का इस्तेमाल करने और अपनी परिस्थिति से जूझने में मदद करें। चलिए पहले बात करते हैं कि ब्लेंडेड या ऑनलाइन शिक्षण में आकलन कैसा हो सकता है। वाइली एजुकेशन सर्विसेज ऑनलाइन के अनुसार आकलन के लिए कुछ बातों पर गौर किया जा सकता है, जैसे डिजिटल संसाधनों का लाभ उठाना। क्योंकि बच्चों के सीखने सिखाने का कुछ हिस्सा ऑनलाइन या टेक्नोलॉजी की मदद से पूरा होने वाला है, तो इंटरनेट पर उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल कर गतिविधियां करने को दी जा सकती हैं, जैसे अलग अलग शहरों में लगभग एक ही समय पर बने स्मारकों के चित्र दिखाना और उन्हें ध्यान से अवलोकन कर उनकी एक जैसी खास बातों को पहचानने के लिए कहना, या फिर संतुलित भोजन पर काम करने के बाद उन्हें अलग अलग मुफ्त में पौष्टिक आहार और सेहतमंद रखने के लिए सुझाव देने वाली ऐप्स या प्रोग्राम का विश्लेषण करके जांचने और तय करने को कहना कि कौन सी ऐप या प्रोग्राम सच में फायदेमंद रहेगा। आकलन में वास्तविकता लाने की कोशिश करना ताकि बच्चे सीखी हुई बातों को असल जिंदगी में लागू कर पाएं, जैसे घर में या आसपास मौजूद प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली खाने की चीजों के बारे में पता करना और उनको खुद उगाने के तरीकों के बारे में जानना। बच्चों के अपने वातावरण और अनुभवों को आकलन में शामिल करना। बच्चों का वातावरण और उनके अनुभव विविधता से भरपूर होते हैं, जो कि उनके सीखने की प्रक्रिया में काफी मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे अपने समुदाय में लोगों से पता करना कि अलग अलग घरों और प्रांत के लोगों में खाने के पोषक तत्वों को बरकरार रखते हुए परिरक्षित यानी प्रिजर्व करने के क्या क्या तरीके हैं। मिलजुल कर काम करने को शामिल करना। मिलजुल कर काम करना बच्चों का अपने समुदाय के लोगों और कक्षा के बाकी साथियों दोनों के साथ हो सकता है। छोटे समूहों या जोड़ों में छोटे प्रोजेक्ट या असाइनमेंट दिए जा सकते हैं, जैसे अपने अपने क्षेत्रों में पता करना कि कोविड-19 का बच्चों, मजदूरों या सब्जी वालों की जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ा है और मिलकर उस पर एक रिपोर्ट तैयार करना। निरंतर और सत्र के अंत में दोनों ही तरह के आकलन का इस्तेमाल करना। ज्यादातर आकलन सोचते ही दिमाग में परीक्षा, मार्क्स और ग्रेड आने लगते हैं। शायद उनसे भी ज्यादा जरूरी होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, जिससे बच्चों की सीखने की प्रक्रिया और समझ को बेहतर समझा जा सकता है। ये निरंतर होने वाले आकलन बच्चों की जरूरतों को और किस क्षेत्र में अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, ये पहचानने में मददगार होता है। इसके लिए क्विज, प्रोजेक्ट, अलग अलग नजरियों से लिखना जैसी
कई गतिविधियां दी जा सकती हैं। ब्लेंडेड शिक्षण में जब बच्चे स्कूल आ रहे हों, तब आप कोई भी आकलन के तरीके अपना सकते हैं। बस ध्यान रखें कि आकलन चुने गए सीखने के प्रतिफल और चुनी गई गतिविधियों के हिसाब से ही हों। गणित और भाषा के शुरुआती सालों में आकलन कैसे किया जाए, इसके उदाहरण देखने के लिए आप द टीचर ऐप पर गणित शिक्षण में आकलन और प्राथमिक भाषा में आकलन कोर्स देख सकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जब बच्चे घर से सीख रहे हैं, तो उनके लिए आकलन के सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस तरीके क्या हो सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर ऐसे ही आकलन की कुछ रणनीतियां दिखाई जा रही हैं। आप उन पर क्लिक करके उनके बारे में जान सकते हैं। उनके बारे में पढ़ लेने के बाद अगला बटन दबाकर आगे बढ़ें। ब्लेंडेड या पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षण में ये अहम है कि सिर्फ किसी एक आकलन के तरीके पर निर्भर न रहा जाए, बल्कि अलग अलग तरीकों से सीखने के सबूत इकट्ठे किए जाएं। तभी हम बच्चों को और उनकी क्षमताओं को बेहतर समझ पाएंगे। हर आकलन की तरह इस तरह के आकलन में कुछ चुनौतियां आना जाहिर सी बात है। हालांकि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षण में आकलन के मूल सिद्धांत वही हैं जो आमने सामने के आकलन में होते हैं, लेकिन करने के तरीके अलग हैं। इसलिए इस तरह के आकलन में सबसे बड़े प्रभावी कारक हैं समय, जगह और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी। इस तरह के आकलन में समय को चुनौती या फायदा दोनों ही तरह से देखा जा सकता है। एक तरफ बच्चे अपने समय की सहूलियत के हिसाब से जवाबों को जमा कर सकते हैं और शिक्षक भी थोड़ा समय लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वहीं आकलन की प्रामाणिकता यानी ऑथेंटिसिटी का मुद्दा हो सकता है। फीडबैक शायद बच्चों को जरूरत के हिसाब से समय पर न मिल सके। शायद सिंक्रोनस आकलन का समय बच्चों के हिसाब से न हो और इस वजह से वो इसका हिस्सा न बन पाएं। ऐसे ही जहां बच्चे अपने घर से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, वहीं ध्यान ब्लेंडेड
ब्लेंडेड या पूरी तरह ऑनलाइन शिक्षण में ये अहम है कि सिर्फ किसी एक आकलन के तरीके पर निर्भर न रहा जाए, बल्कि अलग अलग तरीकों से सीखने के सबूत इकट्ठे किए जाएं। तभी हम बच्चों को और उनकी क्षमताओं को बेहतर समझ पाएंगे। हर आकलन की तरह इस तरह के आकलन में कुछ चुनौतियां आना जाहिर सी बात है। हालांकि ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षण में आकलन के मूल सिद्धांत वही हैं जो आमने सामने के आकलन में होते हैं, लेकिन करने के तरीके अलग हैं। ऐसे ही जहां बच्चे अपने घर से आराम से पढ़ाई कर सकते हैं, वहीं ध्यान लगाकर पढ़ने, सोचने और काम करने की उचित जगह शायद बच्चों के पास उपलब्ध न हो। ऐसे में बच्चों के काम और प्रदर्शन पर सीधा सीधा असर पड़ता है। टेक्नोलॉजी के यंत्र का ना होना बच्चों के काम पर काफी असर डाल सकता है। आकलन के लिए चुने गए तरीकों में अगर टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो तो शायद बहुत से बच्चे उनका हिस्सा न बन सकें। आखिर बहुत से घरों में शायद एक ही फोन मौजूद हो और वो भी भाई बहनों और बड़ों के बीच साझा इस्तेमाल होता हो, या शाम को बस कुछ ही देर के लिए बच्चे को मिल पाता हो। ऐसे में ऑनलाइन संसाधनों का इस्तेमाल करना या बहुत ज्यादा ऑनलाइन गतिविधि कर पाना बच्चे के लिए मुश्किल हो सकता है। अगर मान लीजिए बच्चों से आकलन में डिजिटल रूप में लेख लिखकर या पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाने का ही विकल्प दिया गया है, तो ऐसे में ऐसा बच्चा जिसके पास कंप्यूटर या लैपटॉप की सुविधा ही नहीं है, वो इस गतिविधि को नहीं कर पाएगा। ऐसे में क्या ये कहना सही होगा कि ये बच्चे अभी समझ नहीं बना पाए हैं? जरूरत है इन सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए आकलन के बारे में सोचने की, ताकि सभी बच्चों तक पहुंचा जा सके और सभी बच्चों को बराबर के मौके दिए जा सकें। चाहे आकलन औपचारिक हो या अनौपचारिक, चाहे निरंतर हो या पढ़ाने के अंत में सालाना, आकलन का केंद्र बच्चे ही होने चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनका ही आकलन होना चाहिए, बल्कि आकलन किस चीज का हो और कैसा हो, ये सोचते हुए बच्चों के लिए जरूरी सीखने के प्रतिफल और उनके सीखने की प्रक्रिया को केंद्र में रखना होगा। तभी आकलन का उद्देश्य पूरा होगा। यूएस में लुईविल नाम के शहर में स्थित सेंटर फॉर टीचिंग एंड लर्निंग में वाइली एजुकेशन सर्विसेज ने ऑनलाइन शिक्षण के संदर्भ में ऑथेंटिक असेसमेंट यानी प्रामाणिक आकलन की बात की है। प्रामाणिक आकलन में बच्चों के कौशल और ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में आंका जाता है। ग्रंट विगिंस, जो कि आकलन के क्षेत्र में काफी काम कर चुके हैं, 2006 में छपे अपने लेख हेल्दियर टेस्टिंग मेड इजी द आइडिया ऑफ ऑथेंटिक असेसमेंट में कहते हैं कि प्रामाणिक आकलन में उस समझ का प्रदर्शन शामिल है जो असल दुनिया की मांग, चुनौतियों और बाधाओं से जुड़ा हो। इसलिए बच्चों का आकलन असल परिस्थितियों में करके दिखाने की क्षमता और अपनी सीख को नई परिस्थितियों में इस्तेमाल कर पाने की क्षमता का होना चाहिए। विगिंस ने 1998 में इस आकलन के कुछ खास मापदंड बताए थे। ये मापदंड आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन्हें पढ़ लेने के बाद अगला बटन दबाएं। ये आकलन दो रूप ले सकता है। या तो बच्चों का आकलन असल परिस्थितियों में ही किया जाए, या फिर असल दुनिया से मिलती जुलती परिस्थितियां सोची जाएं, जो कि बच्चों के लिए उचित होंगी। मुख्यतः यह आकलन पारंपरिक पेपर पेंसिल टेस्ट से दूर जाता है, जिसमें बच्चों से केवल रटकर जवाब देने की उम्मीद होती है, बल्कि इसका केंद्र बच्चे हैं, क्योंकि इसमें बच्चों को सीखी गई बातों का इस्तेमाल करने और हैंड्स ऑन यानी खुद से करने वाली गतिविधियों की मदद से आंका जाता है। हर आकलन की तरह प्रामाणिक आकलन को तैयार करने में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। क्या आप सोच सकते हैं वह चुनौतियां क्या होंगी? विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाकर जवाब दें। पारंपरिक आकलन के मुकाबले बच्चों और शिक्षक का ज्यादा समय लगेगा। बच्चों को शायद इस तरह के आकलन का अनुभव कम हो, इसलिए उन्हें इससे परिचित होने का समय चाहिए होगा। शिक्षक के लिए अलग अलग बच्चों की परिस्थितियों, पढ़ाने के तरीकों और प्रतिफलों को ध्यान में रखते हुए
आकलन की गतिविधियां सोचने में ज्यादा मुश्किल होगी। क्योंकि यह आकलन काफी हद तक व्यक्तिपरक होगा, इसलिए इसमें व्यक्तिगत, विस्तृत और सटीक फीडबैक देने की जरूरत होगी। हालांकि इस आकलन में ये सभी चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन ये आकलन बच्चों के लिए फायदेमंद और सार्थक होगा। प्रामाणिक आकलन को बनाने के लिए हम इन चरणों को ध्यान में रख सकते हैं। सीखने के प्रतिफल और मापदंड निश्चित करना, असल परिस्थिति या दृश्य से जुड़ी गतिविधि चुनना, सीखने के सबूत या गतिविधि में बच्चे क्या कर पाएंगे ये तय करना, आकलन के लिए रूब्रिक बनाना। अगर आपको याद हो तो हमने तीसरे भाग में पहले 2 चरणों के बारे में बात की थी, जहां मौजूदा परिस्थिति के हिसाब से सीखने के प्रतिफलों को नए नजरिए से देखने की बात हुई थी, जिसमें मूल अवधारणाओं और कौशलों पर ध्यान देने पर बात की गई थी। साथ ही हमने ये बात भी की थी कि ऐसे कौशलों पर भी काम करने की जरूरत होगी जो बच्चों को उनकी असल जिंदगी की परिस्थितियों, संदर्भ और मुश्किलों से जूझने में उनकी मदद कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी बात की थी कि इन प्रतिफलों के लिए हम सीखने के सबूतों यानी बच्चे क्या कर पाएंगे इसके बारे में सोचें, और फिर उसी आधार पर सीखने सिखाने की योजना में गतिविधियां सोची जानी थी। यानी हमने आकलन के बारे में शुरू में ही सोचना शुरू कर दिया था। इसे बैकवर्ड थिंकिंग भी कहा जा सकता है, जहां हम पीछे से सोचना शुरू करते हैं। यानी ये सोचने की जगह कि हमें क्या पढ़ाना है, हम सोचना शुरू करते हैं कि बच्चे क्या कर पाएंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि वह ये कर पाएं, तो हम उन्हें क्या पढ़ाएंगे और फिर कैसे पढ़ाएंगे। अब बारी आती है ये सोचने की कि बच्चे किसी गतिविधि में क्या कर पाएंगे। मान लीजिए अगर आपने बच्चों को घर पर आसानी से मिलने वाली खाने की चीजों के साथ 1 हफ्ते के लिए संतुलित आहार की एक तालिका तैयार करने को कहा, तो आपके अनुसार इस गतिविधि में बच्चे क्या क्या कर पाएंगे, इसके आधार क्या हो सकते हैं। सही विकल्प चुनिए व सबमिट बटन दबाइए। घर में मौजूद पौष्टिक चीजों की सूची बनाना, पौष्टिक चीजें क्यों और किसके लिए फायदेमंद होंगी ये तय कर पाना, संतुलन क्या होगा ये तय कर पाना, संतुलन की समझ को ध्यान में रखते हुए चीजों के मेल के बारे में सोच पाना, आसपास लोगों और अन्य स्रोतों से सही जानकारी इकट्ठा कर पाना, इकट्ठी की गई जानकारी का उचित विश्लेषण कर पाना, खाने की चीजों को वर्गीकृत करने के सही आधार सोच पाना, चुने गए आधारों के हिसाब से चीजों को सही से वर्गीकृत कर पाना। ये सभी आधार हो सकते हैं। बच्चे इस गतिविधि से क्या सीख पाएंगे, इस बारे में आपने जो तय किया था, आधार उसी हिसाब से चुने जा सकते हैं। साथ ही बच्चों की उम्र और स्तर के अनुसार ये आपको तय करना होगा कि कौन से और कितने आधार सही रहेंगे। आप शायद संतुलित आहार की यह गतिविधि भोजन विषय पढ़ाने के दौरान कराना चाहें। फिर क्या इस गतिविधि की मदद से आकलन किया जा सकता है? आखिर ये तो सिखाने की गतिविधि हुई। ये सतत या निरंतर आकलन का हिस्सा हो सकती है, जिसमें आप पढ़ाने के साथ साथ आकलन करते हैं और उसके आधार पर अपनी पढ़ाने की योजना में बदलाव करते जाते हैं। आप चाहें तो ये आकलन औपचारिक भी हो सकता है और अनौपचारिक भी। यानी आप गतिविधि के आकलन को अभिभावकों के साथ साझा कर सकते हैं या फिर सिर्फ सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर समझने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैसला लेते हुए आप भी आकलन के अलग अलग तरीकों और जरूरत में संतुलन का ध्यान रख सकते हैं। आखिर संतुलन सिर्फ भोजन में नहीं, हर जगह जरूरी है। आखिरी कदम है रूब्रिक बनाना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारी कक्षा के सभी बच्चे एक ही स्तर पर हों और एक ही जैसा प्रदर्शन कर पाएं। ऐसे में रूब्रिक बनाना कारगर रहता है, जिसमें हम हर आधार को अलग अलग स्तर के हिसाब से परिभाषित करते हैं। इसका उदाहरण आपकी स्क्रीन पर है। सीखने के सभी प्रतिफलों और गतिविधियों के लिए ऐसे रूब्रिक बनाए जा सकते हैं। इस उदाहरण को देख लेने के बाद अगला बटन दबाकर आगे बढ़ें।
इन रूब्रिक को बच्चों के साथ भी साझा किया जा सकता है ताकि उन्हें स्पष्ट हो कि उनसे सीखने की क्या उम्मीद है। साथ ही इससे बच्चे अपने सीखने की जिम्मेदारी में सक्रिय रूप से शामिल हो पाएंगे। रूब्रिक के और उदाहरण आप द टीचर ऐप पर घर सीखने का एक संसाधन के हर प्रोजेक्ट में देख सकते हैं। साथ ही इसे बनाने के लिए 2015 में एनसीईआरटी के सीसीई पर छपे दस्तावेज सतत एवं समग्र मूल्यांकन सीसीई प्राथमिक स्तर के लिए प्रतिमान सामग्री से मदद ले सकते हैं। आप इस दस्तावेज को एनसीईआरटी की वेबसाइट या कोर्स के संसाधन के सेक्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आकलन की बात हो ही रही है तो फीडबैक की बात न हो ऐसा कैसे हो सकता है। आखिर फीडबैक किसी भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, और खासकर जब वो सीखना सिखाना दूर से हो। आपके अनुसार दूर से हो रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया में फीडबैक बिल्कुल ना या बहुत कम देने से क्या नुकसान होगा? विकल्प चुनिए व सबमिट बटन दबाकर अपना जवाब दें। बच्चों को अपने काम के लिए नकारात्मक एहसास होगा। बच्चों को काम करके दिखाना बेमतलब लगने लगेगा। बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि उनका काम कैसा था और वह कहां गया। बच्चों को अपने काम को बेहतर बनाने के लिए सीखने का मौका नहीं मिलेगा। बच्चों को शिक्षक से जुड़ाव महसूस नहीं हो पाएगा। जवाब के लिए धन्यवाद। सभी विकल्प सही हैं। बच्चों को ये सभी लग सकता है। इतना ही नहीं, अभिभावकों का भी इस तरह के शिक्षण से विश्वास उठ सकता है। नियमित रूप से समय पर मिलने वाला फीडबैक शिक्षक और बच्चों के बीच रिश्ता बनाने में मदद करता है। अगर बच्चों को अपने काम पर कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तो वह आगे काम करने के लिए निराश होंगे। लेकिन यही बात तब भी सच होगी अगर उनको फीडबैक तो मिले, लेकिन सिर्फ उनके काम में है तो फीडबैक की बात न हो ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर फीडबैक किसी भी सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक बहुत अहम हिस्सा है, और खासकर जब वो सीखना सिखाना दूर से हो। आपके अनुसार दूर से हो रही सीखने सिखाने की प्रक्रिया में फीडबैक बिल्कुल ना या बहुत कम देने से क्या नुकसान होगा? विकल्प चुनिए व सबमिट बटन दबाकर अपना जवाब दें। बच्चों को अपने काम के लिए नकारात्मक एहसास होगा। बच्चों को काम करके दिखाना बेमतलब लगने लगेगा। बच्चों को समझ ही नहीं आएगा कि उनका काम कैसा था और वह कहां गया। बच्चों को अपने काम को बेहतर बनाने के लिए सीखने का मौका नहीं मिलेगा। बच्चों को शिक्षक से जुड़ाव महसूस नहीं हो पाएगा। जवाब के लिए धन्यवाद। सभी विकल्प सही हैं। बच्चों को ये सभी लग सकता है। इतना ही नहीं, अभिभावकों का भी इस तरह के शिक्षण से विश्वास उठ सकता है। नियमित रूप से समय पर मिलने वाला फीडबैक शिक्षक और बच्चों के बीच रिश्ता बनाने में मदद करता है। अगर बच्चों को अपने काम पर कोई फीडबैक नहीं मिलेगा तो वह आगे काम करने के लिए निराश होंगे। लेकिन यही बात तब भी सच होगी अगर उनको फीडबैक तो मिले, लेकिन सिर्फ उनके काम में गलतियां बताई जाएं या बहुत ही नकारात्मक फीडबैक दिया जाए। तो अब सवाल ये उठता है कि फीडबैक कैसा हो? फीडबैक देने में किन बातों का ध्यान रखा जाए? आपकी स्क्रीन पर फीडबैक के कुछ उदाहरण एक एक करके दिखाए जाएंगे। आपके अनुसार जो फीडबैक बच्चों के लिए मददगार होगा और जो फीडबैक मददगार नहीं रहेगा, उन्हें ड्रैग करके तालिका में सही जगह डालें। सभी फीडबैक को ड्रैग करके तालिका में डालने के बाद सबमिट बटन दबाइए। सही जवाब आपकी स्क्रीन पर है। मददगार फीडबैक बच्चों को स्पष्ट रूप से बताता है कि उन्होंने क्या अच्छा किया और वह और क्या बेहतर कर सकते हैं। फीडबैक तभी फायदेमंद होता है जब वह समय से और नियमित रूप से बच्चों को मिले।
फीडबैक के अभाव में बच्चों को सीखने के सफर में अकेलापन महसूस हो सकता है। फीडबैक को भी योजना के साथ और व्यवस्थित तरीके से दिया जा सकता है। दूर के शिक्षण में, चाहे फिर वो सिंक्रोनस तरीका हो या एसिंक्रोनस, हमें ज्यादा समय मिलता है अपने फीडबैक के बारे में सोचने का और उसको एक ढांचे में लिखने का। आकलन के लिए बनाए रूब्रिक का ध्यान रखते हुए आप बच्चों को गहरा और ज्यादा व्यवस्थित फीडबैक दे सकते हैं। इस तरह से फीडबैक भी आपके सिखाने के एक हथियार का काम करेगा। फीडबैक जितना विस्तृत, सटीक और उचित होगा, उतना ही बच्चे के सीखने में मददगार साबित होगा। अपने सुझावों के साथ साथ आप बच्चों को लिंक और अन्य संसाधन सुझा सकते हैं जिनकी मदद से बच्चे अपने काम को और बेहतर बना सकें। फीडबैक 2 स्तरों पर दिया जा सकता है, सामान्य फीडबैक और व्यक्तिगत फीडबैक। आपकी स्क्रीन पर 2 परिस्थितियां दी जा रही हैं। आपके अनुसार जिस परिस्थिति में जिस तरह का फीडबैक सही रहेगा, उसका नाम उसके सामने ड्रैग करके रखें। फीडबैक ड्रैग कर लेने के बाद सबमिट बटन दबाइए। परिस्थिति 1 में व्यक्तिगत और परिस्थिति 2 में सामान्य फीडबैक दिया जा सकता है। क्योंकि रमा ने अकेले ने ऐसी तालिका तैयार की, इसलिए उसको व्यक्तिगत तरीके से फीडबैक देकर यह समझाया जा सकता है कि वह और किन चीजों पर ध्यान दे सकती है। फीडबैक देने के लिए आप बच्चों को व्हाट्सएप या फोन कॉल कर सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्डिंग भेज सकते हैं, या फिर उनके लेख पर विस्तृत फीडबैक लिखकर फोटो खींचकर उनके साथ साझा कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ परिस्थिति 2 में, क्योंकि काफी बच्चों के काम में एक जैसी समझ या प्रतिक्रिया नजर आई, इसलिए सब बच्चों को एक साथ समझाते हुए सामान्य फीडबैक दे सकते हैं। इसके लिए एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके या सबको एक सामान्य मैसेज भेजा जा सकता है। फीडबैक के बारे में और गहराई से समझने के लिए आप द टीचर ऐप पर फीडबैक का कोर्स देख सकते हैं। आकलन का एक और जरूरी पहलू है पाठ योजना का आकलन। क्या कारगर रहा और क्या नहीं, और क्यों। दूर के शिक्षण में, खासकर एसिंक्रोनस तरीके में, पाठ योजना को आंकना और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप बच्चों से आमने सामने बातचीत नहीं कर पा रहे हैं और उनके हाव भाव भी नहीं देख पा रहे हैं। इसलिए ऑनलाइन शिक्षण में यह चिंतन बहुत अहम हो जाता है कि हमारी योजना के अनुसार क्या ठीक हुआ, क्या ठीक नहीं हुआ, अगली बार क्या अलग करना चाहेंगे और क्यों। आपको शायद प्रमुख अमेरिकी शिक्षाविद डेविड कॉल्ब के अनुभव से सीखने और चिंतन के चक्र के बारे में पता हो। बतौर शिक्षक हम इस चक्र को अपने सीखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वह चक्र कुछ ऐसा दिखेगा। इसे देखने और पढ़ लेने के बाद अगला बटन दबाकर आगे बढ़ें। इसी तरह ये चक्र निरंतर चलता रहेगा, क्योंकि अपनी सीख को आगे की योजना में इस्तेमाल कर जांचना आपका नया अनुभव बन जाएगा, जिस पर आप फिर से चिंतन कर नई सीख बनाएंगे और फिर उस सीख को अपनी योजना में लागू करेंगे। देखा आपने कैसे सीखना और आकलन साथ साथ चल रहे हैं। अपने खुद के पढ़ाने की योजना और अनुभव पर चिंतन करना किसी भी शिक्षक के पेशेवर विकास के लिए बहुत अहम है। आप चाहें तो यह चिंतन आप अपने साथियों की मदद से भी कर सकते हैं। शायद वह आपको कुछ रचनात्मक फीडबैक दे सकें और सोचने का नया नजरिया भी। यहां तक कि आप उन्हें अपनी सिंक्रोनस कक्षा का अवलोकन करने या आपके दिए गए फीडबैक को पढ़कर अपना फीडबैक देने के लिए भी कह सकते हैं। जैसे बच्चों के आकलन में साथी द्वारा फीडबैक उनके सीखने में बहुत फायदेमंद होता है, ऐसे ही साथी द्वारा फीडबैक बतौर शिक्षक हमारे सीखने की प्रक्रिया में भी बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ हम ये भाग यहीं समाप्त करते हैं, और सीखने का मौका तो हम भी चाहेंगे। इसलिए पूरा कोर्स देख लेने के बाद आप भी हमें कोर्स के लिए अपना फीडबैक डिस्कशन बोर्ड पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। चलिए अगले और आखिरी भाग की तरफ बढ़ने से पहले एक बार इस भाग में क्या जाना दोहरा लें। आकलन बच्चों की जरूरतों और समझ को समझने और सीखने की प्रक्रिया और पाठ योजना को बेहतर बनाने में मददगार होता है। आकलन को असल जिंदगी से जुड़ी परिस्थितियों, चुनौतियों और जरूरतों से जोड़ना एक अर्थपूर्ण और कारगर प्रक्रिया है। सतत या निरंतर आकलन से बच्चों की सीखने की प्रक्रिया और समझ को बेहतर समझा जा सकता है। प्रामाणिक आकलन में बच्चों को असल परिस्थितियों या असल जैसी परिस्थितियों में आंका जा सकता है।
फीडबैक किसी भी आकलन प्रक्रिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। फीडबैक व्यक्तिगत रूप से भी दिया जा सकता है और सामान्य रूप से भी। पाठ योजना के आकलन के लिए अपने अनुभवों पर चिंतन से सीखना और अपनी सीख के हिसाब से योजना में बदलाव कर देखना एक कारगर प्रक्रिया हो सकती है।